गाइस, साथियों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। साथियों, कहते हैं ना, मेहनत के बिना फल नहीं मिलता है। इसलिए मैं बोर्ड क्लास के विद्यार्थियों से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने बोर्ड क्लास की जो तैयारी है, बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है, वो अभी से शुरू कर दे, ताकि बोर्ड एग्जाम तक आप अपने तैयारी में परफेक्ट हो जाए और एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। साथियों, मैं अनिल कुमार आपके सामने एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो में अपन बात करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की लीनियर पेयर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल्स। इसमें अपन बात करेंगे लीनियर पेयर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म नहीं जोड़ा। इससे पहले बात करने से पहले अपन एक ब्लूप्रिंट पे नजर डाल देते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण की ब्लूप्रिंट कैसी कहती है। तो ब्लूप्रिंट में देखो, आप एक नंबर के 3 सवाल आएंगे और 2 नंबर का एक सवाल आएगा और 4 नंबर का एक सवाल आएगा। ये 4 नंबर का जो एक सवाल है वो 100% कंफर्म जो होगा वो आलेख विधि से आएगा, जिसका वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में बनाया जाएगा। इस टॉपिक को अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है। इस कारण अपन ने इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लिया है। और ये 4 नंबर का सवाल है जो फिक्स है, इसका वीडियो आप जरूर देखें। साथियों, आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को पूरा वॉच करें, स्किप करके नहीं करें, क्योंकि कोई भी कंटेंट आपका मिस नहीं हो। मैं अनिल कुमार, आपके यूट्यूब चैनल सक्षम गुरुजी A to Z सॉल्यूशन मैं आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपने पिछली वीडियो में बहुत ज्यादा प्यार दिया है, इसी प्यार की मैं आशा करता हूं। तो अपन वीडियो को शुरू करते हैं। ब्लूप्रिंट पे नजर डाल दिए अपन ने। टोटल प्रश्न 9 नंबर के होंगे और टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 5। 9 नंबर अपने आप में बहुत बड़ी अहमियत है बोर्ड क्लास के विद्यार्थियों के लिए। साथियों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये व्यापक रूप है। ये एक लीनियर इक्वेशन है और ये दो लीनियर इक्वेशन होगी। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन का जोड़ा हो गया अपने पास, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म हो गया। तो साथियों, इसका रैखिक समीकरण नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 1 है। और दूसरा है, इस समीकरण का यदि अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं, आलेख प्लॉट करते हैं, तो आपको एक सीधी रेखा मिलेगा। इसलिए इस समीकरण का नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। साथियों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण में जो वेरिएबल है, जो अज्ञात चर है, उन अज्ञात चर जो दो अज्ञात चर हैं, क्योंकि दो चरों वाले रैखिक समीकरण इसमें दो चर होंगे, तो दोनों चरों के हल ज्ञात करने की अनेक विधियां हैं, जिसमें प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और आगे एक आलेख विधि आएगी, वज्रगुण विधि आएगी, जिसका अपन वीडियो अलग से डालेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। साथियों, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि को करने से पहले मैं आपको कुछ रैखिक समीकरण के बारे में थोड़ा अपने विचार कर ले। सपोज करो मैं एक उदाहरण लिखता हूं, 2x प्लस 3 प्लस 4 बराबर 0, 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, x प्लस y प्लस 3 बराबर 0। अब ये भी एक लीनियर इक्वेशन है और ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, और इन दोनों को अपन शामिल करें तो ये लीनियर इक्वेशन जो होगा वो पेयर हो गया है, पेयर यानी जोड़ा। अब अपन बात करें कि यहाँ पर 2 3 4 1 ये क्या है अपने पास। तो 2 जो है वो इस समीकरण में x का गुणांक है, 3 है जो y का गुणांक है और 4 है जो अचर पद है। इसी तरह इसमें देख लो आप, a1 b1 और c1 क्या है। a1 जो है वो x का गुणांक है, a1 और a2 x के गुणांक है, b1 b2 y के गुणांक है और c1 c2 अचर पद है। ये जो होगा वो अचर पद है। तो साथियों, रैखिक समीकरण को पढ़ने से पहले आपको गुणांकों की तुलना करनी आनी चाहिए। सपोज करो इनकी तुलना इससे करनी पड़े। जब भी आपको तुलना करनी पड़े, हमेशा मूल रूप से करनी है, व्यापक रूप से करनी है। तो यहां से तुलना करें अपन, तो a1 का मान कितना आएगा 2, b1 का मान कितना आएगा 3, c1 का मान कितना 4। तो ये तुलना करनी बने आपको जरूरी आनी चाहिए, क्योंकि बिना तुलना से अपन जब भी अपन वज्रगुण विधि हल करेंगे तब आपको कठिनाई महसूस होगी। तो आपको तुलना करना भी आना चाहिए। तुलना हमेशा गुणांकों की होती है। तो अपन बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में। प्रतिस्थापन विधि में प्रतिस्थापन विधि से अपन कैसे सॉल्व करेंगे समीकरण को। एक सवाल द्वारा समझते हैं अपन। प्रतिस्थापन विधि से एक सवाल द्वारा अपन
इस विधि को समझते हैं कि सवाल का प्रतिस्थापन विधि को कैसे हल करेंगे अपन। एक सवाल ले लिया, जैसे मैंने 2x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 2। एक समीकरण ये है, एक समीकरण 2 है, और ये दोनों समीकरण युग्म है। इन दोनों समीकरण युग्म से अपन को x और y के मान ज्ञात करने हैं, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से अपन को x और y के मान ज्ञात करने, x और y की कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं, p, q हो सकते हैं, a भी हो सकता है। तो अपने पास x और y वेरिएबल है, ज्ञात चर है, इनका x और y का मान आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले किसी एक समीकरण से किसी एक वेरिएबल का मान दूसरे समीकरण रख दो। एक बार वापस देखो, किसी एक समीकरण से, भले आप समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखो या भले 2 से 1 में रखो, किसी एक वेरिएबल का, यानी भले x का और भले y का। अब आपको जानना है किस वेरिएबल का मान किस समीकरण से किस में रखना है, एक हमेशा जानना। तो उस वेरिएबल का मान रखना है जो वेरिएबल आसानी से इंक्लूड हो जाए, आसानी से कैलकुलेशन आ सकता है, यानी कि आसानी से वो एवेल्यूट हो जाए, उसका मान रखना है। जैसे मैं समीकरण 2 से 1 का मान रखता हूं, x का मान रखू, y का मान रखू, कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि दोनों में x और y का गुणांक जो है वो दोनों में 1 1 है। यदि समीकरण 1 से मैं समीकरण 2 में रखता हूं तो y का मान रखना आसान होगा, x का मान रखना वो थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि x का मान रखने समय आपको 2 का भाग देना पड़ेगा। तो साथियों, इस बात का विचार करें, आप हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा उस वेरिएबल का मान रखना है जिसमें आपको कैलकुलेशन बहुत ही कम करनी पड़े। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 2 से, तो क्या लिखेंगे अपन, समीकरण 2 से x बराबर 2 प्लस वाई। अब एक गणना, यदि आप समीकरण 2 से या समीकरण 1 से किसी में भी आप एक समीकरण से दूसरे समीकरण में यदि x का मान रखते हैं तो आने वाला समीकरण जो होगा वो पूरा y के पदों में हो जाएगा, यानी कि y का मान निकलेगा। और यदि y का मान रखते हैं तो पूरा समीकरण x के पदों में हो जाएगा और x का मान निकलेगा। तो आप ध्यान, अभी आप मैंने क्या रखा है, समीकरण 2 से x बराबर, समीकरण 2 से x का मान क्या होगा, 2 माइनस वाई, 2 माइनस वाई, वाई तो जाएगा, तो 2 माइनस वाई क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा, x का मान 2 माइनस वाई समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब समीकरण x 2 से x बराबर 2 माइनस वाई समीकरण 1 में रखना आपको, तो समीकरण 1 में जहां भी x है वहां रख दो 2 माइनस वाई। तो समीकरण x में कहा है, यहां पर है, तो x का मान क्या रखेंगे, 2 माइनस वाई, फिर माइनस वाई है ये, और फिर ये 4। अब यहां से यदि अपन बात करें, गुणा करें, तो 4 माइनस 2 वाई माइनस वाई बराबर 4। फिर आगे और अपन हल करें इसको, तो क्या आएगा, 4 माइनस 3 वाई, 4 माइनस 3 वाई बराबर 4, और 3 वाई बराबर 4 माइनस 4 बराबर 0। और यदि पूरा रिजल्ट निकाले अपन तो y का मान कितना आ जाएगा, 0/3, यानी कि 0। तो y का मान कितना आ गया, 0। अब y का मान जो 0 आ गया, तो y का मान जो 0 है वो किसी समीकरण, भले 1 में रखो भले 2 में रखो, तो पूरा समीकरण क्या हो जाएगा, x के पदों में हो जाएगा। तो y बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर, कि 2 इजी समीकरण है, 2 में रखने पर समीकरण 2 में y बराबर कितना रखना, 0, x प्लस 0 बराबर 2, और x बराबर कितना हो जाएगा, 2। इस प्रकार अपन ने x और y के मान प्रतिस्थापन विधि से अपन ने हल कर दिए। तो प्रतिस्थापन विधि बहुत इजी है। एक बार देखना, हमेशा बोर्ड परीक्षा में यदि आपको ये कहते हैं, यदि आपको ये सवाल दे दिया और आपको कह दिया कि x और y के हल ज्ञात करो, तो आपको किसी भी विधि से भी कर सकते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी यदि वो पर्टिकुलर कहता है कि आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है या विलोपन विधि से करना है या वज्रगुण विधि से हल करना है, तो आपको पर्टिकुलर उसी विधि से ही हल करना है। तो अपन ने इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल किया। मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अपने y बराबर 0 आया, x बराबर 2 आया। तो प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को हल करना है तो आपको ध्यान रखना है, किसी एक समीकरण से किसी एक वेरिएबल का मान दूसरे समीकरण रखना है। तो क्या हो जाएगा, यदि x का मान रखा तो अगला वाला समीकरण पूरे y के पदों में हो जाएगा, तो y का मान निकल जाएगा। यदि y का मान निकला, यदि y का मान रखा अपन रखा, तो x का मान x के पदों में समीकरण हो जाएगा और x का मान निकल जाएगा। अब बात करते हैं अपन विलोपन विधि की। एक सवाल अपन विलोपन विधि का लेते हैं।
फिर इसके ऊपर अपन समस्यात्मक सवाल लेंगे। अपन बात करें विलोपन विधि की। विलोपन विधि साथियों, प्रतिस्थापन विधि बहुत इजी विधि थी, विलोपन विधि उससे भी इजी है। विलोपन विधि में आपको कुछ नहीं करना है। विलोपन विधि में आपको वेरिएबल के गुणांक समान करने हैं, ताकि एक वेरिएबल को किसी एक वेरिएबल को विलोप करना है, विलोप यानी खत्म करना है। जब एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उस समीकरण दूसरा वेरिएबल रहेगा, और जिस वेरिएबल को हम खत्म कर देंगे वो तो खत्म हो जाएगा, और जो रहेगा उसका मान अपने पास निकल जाएगा। फिर वापस वही जो निकलेगा जिसका मान, उसका मान किसी एक समीकरण के पर दूसरा मान ज्ञात कर सकते हो। तो देखते हैं अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक सवाल ले लिया, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। फिर ले लिया अपन ने 3x माइनस 5y बराबर 15। इस प्रकार का एक समीकरण ले लिया अपन ने। तो इसमें हमेशा क्या करना है, ये ले लिया अपन ने -15 बराबर 0। ये दो समीकरण अपने पास में लीनियर पेयर इक्वेशन है दोनों। अब इसमें आपको विलोपन विधि से x और y के मान ज्ञात करने हैं, विलोपन विधि से जानना। तो विलोपन विधि मैंने क्या बताया आपको, विलोपन विधि से x और y का मान आपको ज्ञात करना है, तो आपको किसी एक चर का विलोप करना है। और विलोप करने के लिए जानना जिस चर को पहले अपन मान बना दो, इस चर को विलोप करना है, x को विलोप करना है या y को विलोप करना है। तो जिस चर को भी आपको विलोप करना है उसके गुणांक समान करने हैं सबसे पहले। तो गुणांक समान करेंगे तो विलोप ऑटोमेटिक वो चर क्या हो जाएगा, विलोप हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन को देखना है कि किस चर को विलोप करें। इस दो समीकरण की बात करें, समीकरण 1 और ये समीकरण 2, इन दोनों समीकरण बात करें तो किसको विलोप करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो अपन देख रहे हैं कि इसमें x का गुणांक 1 है, इसमें गुणांक x का गुणांक 3 है। इन दोनों में x का गुणांक अलग अलग है, इसमें भी अलग अलग है, इसमें भी अलग अलग है। बाकी इस x के गुणांक समान करना आसान है। x का गुणांक यदि मैं समान करूंगा तो मुझे समीकरण 1 से ही गुणा करनी पड़ेगी, समीकरण 1 को ही गुणा करनी पड़ेगी किसी वेरिएबल से, किस संख्या से। बाकी यदि मैं y के गुणांक समान करता हूं तो मुझे दोनों समीकरणों को किसी एक राशि से गुणा करनी पड़ेगी। हो सकता है अलग अलग राशि से भी आपको गुणा पड़े, समान गुणांक समान करने। तो मैं समीकरण 1 को यदि मैं 3 से गुणा कर दूं तो यहां पर भी क्या हो जाएगा 3x, यहां पर भी हो जाएगा 3x। इसका मतलब x के गुणांक क्या हो जाएंगे, समान। तो मैं x के गुणांक समान करना आसान है। तो फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा करके, अब देखो गुणा करने के बाद में क्या करना है, पहले गुणांक समान कर देंगे। गुणा किस लिए करते हैं, फिर गुणांक समान करेंगे। गुणांक समान करने के बाद में फिर देखेंगे अपन कि जिसके वेरिएबल के अपन ने गुणांक समान किए, जिस चर के अपन गुणांक समान किए, उन दो चर के दोनों समीकरणों में चिन्ह समान है या अलग अलग है। सपोज करो अपन ने x को गुणांक समान किए, तो अब दोनों में देखेंगे समीकरण में कि x के सामने चिन्ह किसका है। अब दोनों के सामने प्लस का है। यदि समान चिन्ह है, यानी दोनों के प्लस का है या दोनों का माइनस का है, तो अपन ध्यान रखेंगे गुणांक समान करने के बाद में दोनों समीकरण को एक समीकरण में से दूसरा समीकरण घटाएंगे। और यदि गुणांक चिन्ह अलग अलग है दोनों वेरिएबल के सामने जिसके अपने गुणांक समान किए हैं, और उसके यदि चिन्ह अलग अलग है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, चिन्ह समान है, दोनों आगे प्लस प्लस है, तो अपन क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से दूसरा समीकरण घटाएंगे। कब, गुणांक समान करने के बाद। तो अपन क्या किया, समीकरण 1 को 3 से गुणा करके 1 माइनस 2 करने पर, 1 माइनस 2 मतलब समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, करने पर। पहले समीकरण 1 को 3 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 3x माइनस 9y माइनस 3 से गुणा किया तो 21 बराबर 0। फिर इसको कुछ नहीं करना है, -15 बराबर 0। अब आपको क्या करना था, घटाना था। घटाते समय आपको ध्यान रखना है, आपने कभी देखा होगा, आपने घटा भी किया होगा, 9 ये 5। अभी 9 में से 5 घटाने तो नीचे वाली संख्या का चिन्ह चेंज करना पड़ेगा आपको। तो 9 में से 5 जाएंगे, 4 बचेंगे अपने पास। तो ठीक इसी प्रकार यदि आपको कोई चीज घटानी है तो हमेशा जो नीचे वाली चीज है, नीचे वाली राशि है, उसका क्या कर दो, चिन्ह अलग कर दो। तो
तो यहां पर कितना है, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। चिन्ह चेंज करने का मतलब हुआ जब प्लस है वहां माइनस करना है, जो माइनस है वहां प्लस करना है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हो जाएंगे माइनस के 9 और प्लस के 5, माइनस के 9 और प्लस के 5। अब माइनस के 9 और प्लस के 5 क्या होगा, 9 में से 5 जाएंगे 4, बड़ी संख्या माइनस की है तो क्या आ जाएंगे माइनस के 4y, माइनस के 4। यहां देखो 21 माइनस के है और 15 प्लस के हैं, तो 21 में से 15 यदि घटाते अपने पास तो क्या बचेगा अपने पास, 21 में से 15 गए तो 6, और 6 किसके बचे अपने पास, माइनस के 6, और यहां क्या बच जाएगा 0। अब इसको अपन पक्षांतर करें तो माइनस 4y बराबर प्लस के 6, और y का मान कितना आ जाएगा 6 बट्टा माइनस 4। अब इसको काटते अपन तो देखो चिन्ह हमेशा काटते समय जाना, चिन्ह वही रहेगा संख्या का आगे, ये हो जाएगा 3 बट्टा माइनस 3 बट्टा 2। माइनस ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y का मान क्या मिल गया आपको, माइनस 3 बट्टा 2। अब आपको निकालना है x का मान। अब मैंने क्या बताया था आपको, विलोपन विधि से अपन ने गुणांक समान करके एक मान y का मान, x को विलोप किया अपन ने तो y का मान आया। अब y का मान क्या करना है, किसी एक समीकरण में, मूल समीकरण हमेशा जानना, आपको जब भी एक वेरिएबल का मान निकल जाता है तो दूसरे वेरिएबल का मान ज्ञात करने के लिए आपको हमेशा जानना उस वेरिएबल के मान को मूल समीकरण रखना है, ना कि अपने गुणा केस में। मूल समीकरण कौन से हैं, जो दिए हुए हैं। तो अपन क्या करेंगे, y बराबर माइनस 3 बट्टा 2 समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रखने से क्या होगा, जब y है वह समीकरण 1 में माइनस 3 बटा 2 रख दो, x तो x सही है, ये माइनस माइनस फिर 3 और फिर माइनस 3 बटा 2 फिर माइनस 7 बराबर 0। अब इसको हल करो आप, x माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस के 9 बटा 2 माइनस 7 बराबर 0। x बराबर हो जाएगा, पूरे पद इधर ले लो, 7 हो जाएगा प्लस का और 9 बटा 2 हो जाएंगे माइनस के। x का मान कितना हो जाएगा, 2 आ गया इसका एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 14 माइनस का 9, यानी कि 14 में से 9 गए तो 5 बट्टा 2 किसके आएंगे 10 के। ये अपने x और y का मान विलोपन विधि से कर लिया। तो विलोपन विधि बहुत इजी है। विलोपन विधि में आपको क्या करना है, विलोपन विधि में गुणांक समान करने हैं। जिस चर को भी विलोप करना है, किसी एक चर को विलोप करना है, किसी एक चर को विलोप करेंगे तो दूसरे चर का मान ज्ञात होगा। तो किसी एक चर का विलोप करने के लिए आपको सबसे पहले गुणांक समान करने हैं। गुणांक समान करने के बाद में आपको जो जिस चर के गुणांक समान करेंगे वो चर हो जाएगा विलोप और दूसरे चर का मान आ जाएगा। फिर जिस चर का मान आया है उस चर के मान को वापस मूल समीकरण रखने पर दूसरे चर का भी मान आपके पास निकल जाएगा। तो साथियों, विलोपन विधि बहुत इजी विधि है और दो चरों वाले एक समीकरण का उपयोग आने वाले सवालों में बहुत ज्यादा होगा। अब इसके अपन क्या करते हैं, समस्यात्मक सवाल लेते हैं कि समस्यात्मक सवाल इस प्रकार मिलेंगे अपने पास। समस्यात्मक सवाल पर विचार करते हैं अपन। समस्या सवाल लिया अपन ने, समस्या सवाल क्या अपने पास, मेरी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 13 वर्ष बाद मेरी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी, तो मेरी व मेरे पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। ये भी एक समस्यात्मक सवाल है और समस्या सवाल किसी के ऊपर है। अब जब भी समस्या सवाल आता है तो हमेशा ध्यान रखना है किसी विधि से आप हल कर सकते हैं, भले विलोपन विधि से करो, भले प्रतिस्थापन से करो और भले वज्रगुण से करो, क्योंकि इसमें समीकरण बनेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहले समस्या क्या कह रही है, कि वो कह रहे हैं कि मेरी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है और 13 वर्ष बाद मेरी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी, तो मेरी व मेरे पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो मेरे व मेरे पुत्र की आयु ज्ञात करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे और मेरे पुत्र के मान लूंगा, तो लिखूंगे मेरी आयु x वर्ष तथा
मेरे पुत्र की आयु y वर्ष है। मान ली मैंने, क्योंकि मुझे पता ही नहीं, वो तो ज्ञात करनी है, मेरी और मेरे पुत्र की आयु ज्ञात करनी है। जो चीज ज्ञात की उसको मान लो गणित में हमेशा। तो मेरी आयु x वर्ष तथा मेरे पुत्र की आयु y वर्ष है। अब अपन समस्या पे जाते हैं। समस्या क्या कह रही है? अपने पहले जो ज्ञात करना वो मान लिया अपन ने। अब देखते हैं अपन को समस्या क्या कह रही है। मेरी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो मेरी आयु कितनी x, x से बराबर है पुत्र की आयु की 3 गुनी की, यानी कि 3y। इसको समीकरण 1 डाल दो। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? 3 वर्ष बाद मेरी आयु पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी। तो पहले देखो 13 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 13। अब ये x प्लस 13 जो है ना, और 13 वर्ष बाद मेरे पुत्र की आयु कितनी रह जाएगी? y प्लस 13। तो वो कह रहा है कि 13 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी, यानी कि 13 वर्ष बाद मेरी आयु x प्लस 13 और पुत्र की आयु हुई y प्लस 13। तो 13 जो मेरी आयु है वो 13 वर्ष बाद कितनी रह जाएगी? पुत्र की आयु की दुगनी। इसको सॉल्व करो। x प्लस 13 बराबर 2y प्लस 26, x माइनस 2y बराबर 26 माइनस 13 और x माइनस 2y बराबर जाएंगे 13। एक समीकरण बन गया अपने पास, 2 समीकरण बन गए। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके अपन आसानी से x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। अपन क्या करेंगे? समीकरण 1 से x बराबर 3y समीकरण 2 में रखेंगे। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 से x बराबर 3y समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा? जहां समीकरण 2 में x है वहां पर आपको रखना 3y। तो जहां x यहां पर अपने पास x यहां पर है, समीकरण 2 ये रहा, इसमें x है, x से क्या रखना आपको? 3y। x से कर दो आप 3y, फिर 2y इधर ही है और बराबर 13। अब इसको आगे सॉल्व करें अगर, तो क्या आएगा? 3y में से 1y 2y गए तो क्या आएगा? y। तो y का मान कितना हो गया? 13। अब y का मान 13 आ गया। तो मैंने क्या बताया था प्रतिस्थापन में, विलोपन में कोई एक चर का मान निकल जाता है तो आप किसी जो भी चर का मान निकलता है उस चर का मान किसी भी एक समीकरण, तो मूल समीकरण में क्या निकल जाएगा? दूसरे चर का मान। तो y का मान समीकरण 1 रख दो तो क्या हो जाएगा? x का मान कितना हो जाएगा? 3 गुणा 13 यानी कि 39। इसका मतलब मेरी आयु कितनी थी? x वर्ष, तो मेरी आयु जो हो जाएगी वो 39 वर्ष। मेरी आयु 39 वर्ष की मेरी x मानी थी और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 13 वर्ष। इस प्रकार से अपन को ये समस्यात्मक सवाल हल करना है, क्योंकि समस्या दी गई है। पहले समस्या दी गई है, उसके समीकरण बनाओ। समीकरण बनाने के बाद में भले आप किसी विधि से समस्या सवाल में जानना, समस्यात्मक सवाल में समीकरण होने के बाद में आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। बाकी सिंपल सवाल आता है जिसमें आपको समीकरण दे रखे हैं और आपको कहता है कि प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करो, तो उसको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं अपन, वो भी समस्यात्मक सवाल है। उस समस्या पर विचार करेंगे अपन। ये एक समस्यात्मक प्रश्न है और समस्यात्मक प्रश्न हल करने के लिए मैंने पहले बता दिया आपको, पहले समस्यात्मक प्रश्न से आपको समीकरण बनाने हैं और समीकरण को किसी एक विधि से आपको हल करना है। तो समस्या क्या कह रही है इसको पढ़ते हैं। पहले कह रहा है 7 रबर और 5 पेंसिलों का मूल्य 58 रुपए है तथा 5 रबर और 6 पेंसिलों का मूल्य 56 रुपए है। तो आपको रबर और एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि एक रबर और एक पेंसिल का मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो मैंने पहले बताया आपको, गणित में हमेशा जानना, जो चीज ज्ञात करनी है उसको हमेशा मानना है। तो क्या करेंगे अपन? माना, हल ज्ञात करना है इसका, आपको लिखेंगे माना रबड़ का मूल्य रुपए x है तथा
पेंसिल का मूल्य रुपए वाई है। अब दोनों का रुपए अपन ने मान लिए कि x रुपए एक का y रुपए। अब आपको x और y के मान ज्ञात करने। अब x और y के मान के समस्या तो पड़ेगी बीजगणितीय, उसके आधार पर क्या करेंगे, इसको x और y के मान हल कर देंगे। तो अब देखो समस्या क्या कह रही है, 7 रबड़ और 5 पेंसिल। एक रबड़ का मूल्य x रुपए है तो 7 का कितना होगा 7x। एक पेंसिल का मूल्य y है तो 5 पेंसिल का कितना होगा 5y। अब ये दोनों, ये तो हो गया 7 रबड़ का और ये हो गया 5 पेंसिलों का, दोनों का मूल्य जोड़ के कितना है 58 रुपए। समीकरण 1 बन गया। इसी प्रकार दूसरी समस्या में देखो कि 5 रबड़ और 6 पेंसिल का मूल्य कितना है 56 रुपए। यानी कि 5 रबड़ का कुल मूल्य कितना हो गया 5x और 6 पेंसिल कितना हो गया 6y। ये किसके बराबर है 56 के बराबर है। दो समीकरण बन गए। ये समीकरण कैसे हैं, रैखिक समीकरण युग्म है। इन दोनों रैखिक समीकरण को युग्म हल करेंगे अपन, भले प्रतिस्थापन से करें और भले विलोपन से करें तो क्या होगा, अपना x और y के मान ज्ञात हो जाएंगे। और x क्या है रबड़ का मूल्य और y क्या है पेंसिल का मूल्य। तो इसको हल करते हैं अपन, किसी भी जिसका प्रतिस्थापन से करें भले विलोपन कैसे। प्रतिस्थापन से करें तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, अपन क्या करते हैं इसको विलोपन से करते हैं। विलोपन क्या करना, आपको गुणांक समान करना है। तो गुणांक समान करने जाना आपको समीकरण 1 और 2 के गुणांक समान करने, x के गुणांक समान करेंगे तो भी आपको दोनों समीकरणों को गुणा करना पड़ेगा, और y के गुणांक समान करने तो भी दोनों समीकरणों को गुणा करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, समीकरण में y के गुणांक समान करते हैं। तो यदि y के गुणांक समान करने हैं तो देखो 5 और 6 में देखो समान गुणांक समान करेंगे। आपको जानना हमेशा कि 5 और 6 में दोनों में एक दूसरे का भाग पूरी बाहर नहीं करता है। तो जानना है समीकरण 1 को इससे गुणा करनी है और समीकरण 2 को इससे गुणा करनी है। तो समीकरण 1 को क्या करेंगे अपन, समीकरण 1 को करेंगे अपन 6 से गुणा और समीकरण 2 को करेंगे अपन 5 से गुणा। क्या करने के लिए, y के गुणांक समान करने के लिए। तब क्या हो जाएगा, यह तो हो जाएगा 42x, 7 को 6 से गुणा किया 42, 30y बराबर 48, 8 से 48 और 6 पंजे 30, 30 और 4 कितने हो गए 34, 348। अब इसको गुणा करो और को, क्या हो जाएगा 25x, ये हो जाएगा 30y और ये हो जाएगा 5 30 और 5 25 और 25 और 3 कितने हो गए 28, 280। अब क्या करेंगे आप, मैंने बताया गुणांक समान करने के बाद देखना आपको कि दोनों का चिन्ह किसका है। चिन्ह दोनों का आगे प्लस का है, समान चिन्ह है। तो समान चिन्ह क्या करेंगे अपन, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाएंगे। तो क्या करेंगे, घटाना है आपको, ये घटा दिया अपन। घटाते समय आपको चिन्ह चेंज करने हैं। तो क्या करेंगे आप, ये दोनों हो जाएंगे कैंसल। अब 42 में से ये गए तो कितने आ जाएंगे अपने पास 17x, फिर बराबर 8, फिर 14 में से 8 गए तो 6 और 1 2 में 2 गए तो 0। तो क्या आ गया 17x बराबर 68। अब 17x बराबर 68, x का मान कितना आ जाएगा 68 बटा 17 और 17 का भाग 68 में कितनी बार जाएगा 4 बार। x का मान कितना आ गया 4 और 4 क्या माना था अपने, रबड़ का मूल्य। एक रबड़ का मूल्य क्या माना था अपने 4 माना था, सॉरी x माना था। x का मान कितना आ गया 4, तो रबड़ का मूल्य कितना हो गया 4। अब अपन क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था आपको कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में किसी एक चर का मान ज्ञात करते हैं अपन, तो दूसरे चर का ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, आप किसी एक चर का मान दूसरे मान में आप समीकरण में रख देंगे। वो मूल समीकरण रखना आपको, मूल समीकरण कौन से, ये है, इस पे नहीं, मूल समीकरण में अपन। तो x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में जहां x है वहां 4 रखना है आपको। तो 7 गुणा 4 प्लस 5y चाहिए। अब x का मान में से क्या निकलेगा, y का मान निकलेगा। ये हो जाएंगे 28 प्लस 5y बराबर 58। अब 5y का मान कितना आ जाएगा 58 माइनस 28 और 5y बराबर कितने हो जाएंगे 0 और ये 30। y बराबर हो जाएगा 30 बट्टा 5 बराबर 6। y का मान कितना आ गया 6 और 6 क्या माना था अपने, सॉरी y क्या माना था पेंसिल का मूल्य। तो पेंसिल का मूल्य कितना आ गया 6 रुपए और
रबड़ का मूल्य आ गया 4 रुपए। इस प्रकार से अपन समस्यात्मक सवालों को प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। सबसे पहले समस्या के आधार पर अपन को समीकरण बनाने हैं और समीकरण बनाने के बाद अपन को विधि से हल करना है। तो इस प्रकार से अपन समस्या सवाल को अपन हल कर सकते हैं। अब साथियों उसके बाद में मैंने बताया आपको कि जो अगली विधि जो है वो वज्र गुणन और आलेख विधि है। दोनों विधियों को मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ूंगा। उससे पहले अपन बात करते हैं एक हलों की प्रकृति के बारे में बात करते हैं कि हलों की प्रकृति कैसी होती है। दो चरों का रैखिक समीकरण है, उसके हल कैसे होंगे। तो हलों की प्रकृति जानने के लिए अपन समीकरणों पे विचार करते हैं, कैसे होगी हलों की प्रकृति उसके बारे में बात करते हैं अपन। क्योंकि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के बारे में अपन जानकारी पूरी कर ली है, तो अपन बात करते हैं हलों की प्रकृति के बारे में कि जो रैखिक समीकरण युग्म है उसके हल कैसे होंगे। तो अपन पहले एक रैखिक समीकरण युग्म अपन लिख देते हैं व्यापक रूप, जिसको मूल रूप भी कहते हैं। समीकरण का जो मूल रूप है वो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 ये व्यापक रूप है। यानी जब भी तुलना करनी पड़ेगी आपको समीकरणों की, इसके आधार पर आपको तुलना करनी पड़ेगी। अब मूलों की जो हलों की प्रकृति है, हलों की प्रकृति है उसके आधार पर बात करते हैं अपन कि हलों की प्रकृति कैसी होगी और किस प्रकार के अपने पास हल होंगे। धरना आलेख विधि में आपको इसके आलेख खींचने पड़ेंगे और आलेख विधि द्वारा आलेख के आधार पर अपन को हल की पहचान होगी। तो सबसे पहले बात करें हलों की प्रकृति। हलों की प्रकृति के बारे में बात करते हैं अपन अगर, तो हलों की प्रकृति में क्या होगा, सबसे पहली कंडीशन कौन सी है, a1 बट्टा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बट्टा b2। ये कंडीशन आ जाती है अपने पास। तो समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय मतलब केवल और केवल एक हल, x का मान 1 होगा और y का मान भी 1 मतलब केवल अगर एक हल होगा, एक हल के अलावा कोई नहीं होगा। दूसरी कंडीशन आती है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बट्टा c2। ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। आलेख के आधार पर हलों की प्रकृति में आपको आलेख विधि के सवाल अपन करेंगे, उस समय आलेख विधि के आधार पर अपन हलों की प्रकृति का विचार करेंगे कि किस कंडीशन आएगी तो आलेख कैसा मिलेगा, ये कंडीशन आएगी तो आलेख कैसा मिलेगा। तीसरी कंडीशन आती है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ये कंडीशन आती है अपने पास। तो समीकरण के अनंत हल होंगे, समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। इस प्रकार से हलों की प्रकृति इस प्रकार से होगी। ये कंडीशन होती है तो अद्वितीय होंगे, ये कंडीशन होती है तो कोई हल नहीं होगा, और ये कंडीशन आती है तो अनंत हल होंगे। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं इस हलों की प्रकृति के बारे में। जैसे अपन को एक सवाल दे दिया 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 और 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। इस प्रकार से अपन को एक समीकरण दे दिया और कह दिया कि आपको समीकरण के हल कैसे होंगे। तो अपन क्या करोगे, सबसे पहले आपको a1 a2 b1 b2 और c1 b2 निकालना है। तो आपको पहले a1 बट्टा a2 निकालना है। तो a1 क्या है, x का गुणांक पहले समीकरण में, और पहले दूसरे समीकरण में a2 x का गुणांक है। तो कितने हो जाएंगे 2 बट्टा 3। फिर निकाला अपन ने b1 बट्टा b2, इसका मान आया 3 बट्टा 2। फिर अपन निकाला c1 बट्टा c2, इसका मान आया 4 बट्टा 5। तो आपको पहली कंडीशन क्या मिल रही है, a1 बट्टा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बट्टा b2, क्योंकि a1 बट्टा a2 का मान 2 बट्टा 3 और b1 बट्टा b2 का मान कितना 3 बट्टा 2। तो आपको a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 का मान बराबर नहीं मिल रहा है। तो अपन कहेंगे दिए गए समीकरण युग्म के
अद्वितीय हल होंगे, क्योंकि कंडीशन किसकी मिलती है? अद्वितीय की। एक एग्जाम्पल अपन और लेते हैं, जिसमें देखो x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 और 2x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0। इस समीकरण युग्म के हल किस प्रकार होंगे? तो वही आपको पहले क्या निकालना है, a1 बट्टा a2 बराबर कितने आ जाएंगे? 1/2। फिर आपको निकालना है b1 बट्टा b2 2/4 यानी कि 1/2। इसको काटा अपने तो कितना हो जाएगा? 1/2। फिर अपन को निकालेंगे c1 बट्टा c2, इसका मान आ जाएगा 3/6। इसको काट दिया अपन ने तो आ गया 1/2। तो अभी देखो आपके पास क्या मिल रहा है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ये कंडीशन मिलती है आपको। इसका मतलब समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे, यानी कि जितने भी x के मान होंगे वो उसके हल होंगे और जितने भी y के मान होंगे वो हल होंगे। और ऐसी कंडीशन में जो आलेख मिलेंगे आपको वो संपाती मिलेंगे, कोई हल नहीं होगा। उस स्थिति में आलेख आपको समांतर रेखाएं मिलेगी और अद्वितीय होंगे जब आपको प्रतिच्छेदी रेखा मिलेगी। यानी आलेख यदि प्रतिच्छेदी मिलता है, आलेख रेखाओं का प्रतिच्छेदन होता है, रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आपके अद्वितीय होंगे। और रेखा यदि समांतर प्राप्त होती हैं तो उसके कोई हल नहीं होंगे। और रेखा यदि आपके संपाती प्राप्त होती है अनंत हल होंगे। ये अपन वापस आलेख विधि में अपन करेंगे। तो अपन को सबसे पहले हलों की प्रकृति बारे में आपको a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 और इस प्रकार से हल ज्ञात करने के बाद में आपको करना है कि कौन सी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। अब इसमें एक समस्यात्मक सवाल आता है हलों की प्रकृति में ही। वो क्या आता है समस्यात्मक सवाल, इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। वो आता है कि जैसे अपन को दो समीकरण दे दिए, एक तो दे दिया 4x माइनस 3y बराबर 0, सॉरी 2x प्लस ky बराबर 11। इस प्रकार से आपको एक समीकरण दे दिया और उसने कह दिया कि k के किस मान के लिए समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है। समीकरण युग्म के कोई हल नहीं। ध्यान रखना, जब कभी भी आपको समीकरण युग्म में अज्ञात राशि दे दी जाएगी, ऐसा दे देगा कि x के किस मान, k के किस मान के लिए, p के किस मान के लिए आपको समीकरण के कोई हल नहीं है या अनंत हल नहीं, दो प्रकार के प्रश्न पूछेंगे आपको। कभी भी अद्वितीय हल नहीं पूछा जाएगा। जब भी आपको अज्ञात राशि पूछी जाएगी उस समय समीकरण युग्म के या तो कोई हल नहीं होंगे या अनंत हल होंगे। तो ये कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है। अपन जानते हैं कि यदि समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है तो क्या होगा, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 होता है और नॉट इज इक्वल टू c1 बट्टा c2 होता है। इसका मतलब a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 बराबर है। तो ये कंडीशन अपन सेटिस्फाई करेंगे यहाँ पर। तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2। a1 बट्टा a2 का मान कितना है 4/2। फिर इसका मान कितना है -3 बट्टा k, -3 बट्टा k, क्योंकि b1 का मान तो हो गया -3 और b2 का मान हो गया k। अब इसको 2 से कैंसिल हो गया तो 2 बराबर -3 बट्टा k। तो k का मान कितना आ जाएगा -3/2। k का मान आ गया -3/2। यदि k का मान -3/2 आ जाए तो क्या होगा, इस समीकरण युग्म के क्या होंगे, कोई हल नहीं होंगे। तो k के किस मान के लिए अपन क्या -3/2 के लिए। तो इस प्रकार से समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे। इस प्रकार से समस्या तो आ सकता है। हो सकता है हलों की प्रकृति के बारे में पूछ सकता है, दो समीकरण आपको दे देंगे और कह देंगे हलों की प्रकृति बताइए। और हो सकता है वो कह देंगे k के किस मान के लिए समीकरण के कोई हल नहीं होंगे या अनंत हल नहीं होंगे। तो या तो अनंत हल होंगे या कोई हल नहीं होंगे। जब आपको अज्ञात राशि पूछता है k के p के मान के लिए पूछता है आपको, उस समय हमें जानना था, आपको देगा वो पहले से कि समीकरण के कोई हल नहीं है या अनंत हल है। तो इस प्रकार से अपन को समस्या सवाल हल करने हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करने हैं, विलोपन विधि से हल करना है और आपको मूलों की प्रकृति देखनी है। मूलों की हलों की प्रकृति में ध्यान रखना हमेशा, यदि आपके अद्वितीय हल होते हैं, अद्वितीय हल वाली कंडीशन होती है तो हमेशा ध्यान रखना आलेख विधि में आपको रेखा प्रतिच्छेदी मिलेगी। यदि आपके पास में दूसरी कंडीशन मिलती है, यानी कि कोई हल होने के बाद कंडीशन मिलती है आपको, कोई हल नहीं इसकी कंडीशन मिलती है आपको, तो रेखा एक दूसरे समांतर होगी। और तीसरी कंडीशन जो अनंत हल वाली है वो मिलती है आपको कंडीशन यदि, तो आपको जो आलेख मिलेगा आलेख विधि में वो आपको मिलेगा रेखा संपत्ति होगी। तो साथियों, इस प्रकार अपन ने
दो छोरों वाले की समीकरण की 2 विधियों के बारे में अध्ययन किया और मूलों की प्रकृति के बारे में अपन ध्यान किया, हलों की प्रकृति के बारे में ध्यान दिया। तो एक सवाल हलों की प्रकृति का 1 नंबर का पक्का आएगा, ध्यान रखना। और 2 नंबर का सवाल आएगा विलोपन या प्रतिस्थापन का। तो अपन ने 3 नंबर के सवाल यानी कि 4 नंबर के, 2 तो आएगा मूलों की प्रकृति का और 1 आएगा विलोपन विधि या प्रतिस्थापन, यानी कि 4 नंबर के आपने 5 नंबर के सवाल अपन ने इसको हल कर दिए हैं। और एक सवाल जो फिक्स आएगा आलेख विधि का 4 नंबर का, जो अपना अगले वीडियो में करेंगे। साथियों मुझे आशा है कि मैंने जो पढ़ाया है आपको वो आपको समझ में आया होगा। आपकी भी कोई अगर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें कि सर आप इस टॉपिक को भी शामिल करें, तो मुझे पता चलेगा कि कौन से टॉपिक को शामिल करना है। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें, ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे और मैं नई नई वीडियो आपके सामने लेके आया करूं। और हो सकता है कि मेरे कुछ त्रुटि रह जाती है सपोज करो, तो भी उसके लिए आप मुझे कमेंट्स करें कि सर आपने इस कंटेंट को शामिल नहीं किया है। तो साथियों एक बार पुनः आपसे गुजारिश है और निवेदन है कि इस चैनल पर बने रहे, वीडियो को एंड तक वॉच करें ताकि कोई कंटेंट मिस नहीं हो। जय भारत, जय हिंद,